आज हम बैंकिंग की दुनिया के एक ऐसे कोने में झांकने वाली हैं जिसके बारे में बातें तो बहुत होती हैं पर शायद समझ में कम आता है। बैड लोन्स। जिसे हम एनपीए भी कहते हैं। हाँ, एनपीए। हमारे पास भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ नोट्स हैं जो इस पूरे मामले की परतें खोलते हैं। तो आज का मिशन साफ है, इन नोट्स से सबसे काम की बातें निकालना। हम समझेंगे कि जब कोई लोन नहीं चुकाता तो असल में होता क्या है, इससे निपटने के लिए हमारे पास क्या कानूनी हथियार है और क्या हर लोन न चुकाने वाला इंसान बेईमान होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ बैंकिंग से या बड़ी कंपनियों की कहानी नहीं है, ये सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था की सेहत से जुड़ा है। अच्छा। हम अपनी बातचीत में इस समस्या की जड़ से शुरू करेंगे, जिसे एक समय ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम कहा गया था। फिर देखेंगे कि सरकार और आरबीआई ने सारफेसी और आईबीसी जैसे कौन से शक्तिशाली औजार बनाए। और आखिर में हम उस सुरक्षा कवच की बात करेंगे जो बेसल 3 जैसे नियमों से हमारे बैंकिंग सिस्टम को बचाता है। मतलब ये एक पूरी कहानी है, एक संकट, कुछ हीरोज और एक मुश्किल नैतिक दुविधा की। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। जी। जहां तक मैं समझती हूँ, लोन मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जी। जैसे होम लोन के लिए घर गिरवी रहता है तो वो सिक्योर्ड हो गया। जी। लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल वो अनसिक्योर्ड है, इसीलिए उस पर ब्याज भी इतना ज्यादा होता है। एकदम सही। और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब किसी लोन की किस्त 90 दिन यानी 3 महीने तक नहीं चुकाई जाती। 3 महीने। उस पॉइंट पर बैंक के लिए वो लोन अब कमाई का जरिया नहीं रहता, वो एक एसेट से नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए बन जाता है। सीधी भाषा में कहें तो एक ऐसी संपत्ति जो अब बोझ बन चुकी है। बिल्कुल। और ये बोझ एक समय पर तो बहुत ही बड़ा हो गया था। आपने एक टर्म इस्तेमाल किया, ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। हाँ, ये सुनने में किसी मेडिकल बीमारी जैसा लगता है। ट्विन मतलब 2 बैलेंस शीट बीमार थी, किसकी? ये समस्या का बिल्कुल सटीक वर्णन है। देखिए, ये 2000 के दशक के मध्य की बात है। अर्थव्यवस्था में जबरदस्त उछाल था। अच्छा। भारतीय कंपनियों ने भविष्य के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बैंकों से अंधाधुंध लोन लिए। वो ओवर लेवरेज्ड हो गई, मतलब अपनी चादर से ज्यादा पैर फैला लिए। फिर आया 2008 का वैश्विक आर्थिक संकट। भारत में प्रोजेक्ट्स रुक गए, कंपनियों की कमाई ठप हो गई और वो लोन चुकाने की हालत में नहीं रही। तो एक तरफ कंपनियों की बैलेंस शीट खराब और दूसरी तरफ उन्हें लोन देने वाले सरकारी बैंकों की बैलेंस शीट एनपीए से लाल थी। दोनों बीमार थे। यही था ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम। हमारे सूत्रों में एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न का जिक्र है, के शेप्ड रिकवरी। ये क्या है? ऐसा लगता है कि घरेलू लोन के मामले में 2 अलग-अलग कहानियां चल रही हैं। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। आंकड़े दिखाते हैं कि जो लोन उपभोग के लिए लिए गए, अति महंगा फोन खरीदने या घूमने फिरने के लिए, उनमें डिफॉल्ट यानी पैसा ना चुकाने के मामले बढ़ रहे हैं। अच्छा। लेकिन जो लोन संपत्ति बनाने के लिए लिए गए, जैसे घर, दुकान या एक छोटा कमर्शियल वाहन खरीदने के लिए, उनमें डिफॉल्ट कम हो रहा है। तो ये अर्थव्यवस्था में एक तरह के बंटवारे की तरफ इशारा करता है। सही। जहाँ एक हिस्सा ऊपर जा रहा है और दूसरा नीचे। अच्छा, एक सवाल जो हमेशा दिमाग में आता है जब हम अखबार में पढ़ते हैं कि किसी बड़े उद्योगपति का हजारों करोड़ों का लोन राइट ऑफ हो गया, तो इसका क्या मतलब है? क्या बैंक ने वो पैसा माफ कर दिया? ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोन राइट ऑफ का मतलब लोन माफी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ये एक तरह की, आप कह सकते हैं, बही खाते की सफाई है। बैंक अपनी बैलेंस शीट से उस डूबे हुए लोन को हटा देता है ताकि उसकी वित्तीय सेहत कागज पर बेहतर दिखे और इसे टैक्स में भी कुछ छूट मिल जाए। जी। लेकिन पर्दे के पीछे उस लोन की वसूली की कानूनी प्रक्रिया पूरी ताकत से चलती रहती है। ये माफी नहीं, बस खाते का बदलाव है। ठीक है, तो समस्या बहुत बड़ी है। अब सवाल ये है कि बैंक इस पैसे को वसूलने के लिए करते क्या हैं? क्या उनके पास कोई खास शक्तियां हैं? यहीं पर 2002 में एक बड़ा गेम चेंजर आया, सारफाइसी एक्ट। सारफाइसी। इससे पहले बैंकों को पैसा वसूलने के लिए दीवानी अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे, जहां केस सालों साल चलते थे। सारफाइसी ने बैंकों को एक सुपर पावर दे दी। सुपर पावर? हाँ, अगर आपका लोन सिक्योर्ड है और आपने पैसा नहीं चुकाया, तो बैंक 60 दिन का नोटिस देकर बिना कोर्ट गए आपकी गिरवी रखी संपत्ति पर कब्जा कर सकता है और उसे नीलाम कर सकता है। मतलब ये एक हथौड़े की तरह था, प्रॉब्लम दिखी और उसे नीलाम कर दिया। एक तरह से, हाँ। लेकिन हर बिजनेस को तोड़ना ही तो हल नहीं होता है ना। हो सकता है थोड़ी मदद से वो वापस अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। सारफेसी एक शक्तिशाली हथियार था, लेकिन वो सिर्फ नीलामी कर सकता था, और कई बार नीलामी में सालों लग जाते थे, जिससे संपत्ति की कीमत भी गिर जाती थी।
इसी कमी को दूर करने के लिए 2016 में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी आईबीसी। आईबीसी। इसका मकसद कंपनी को मारना नहीं बल्कि उसे आईसीयू में रखकर बचाने की कोशिश करना था। आईसीयू में रखकर बचाना, ये सुनने में दिलचस्प है। ये काम कैसे करता है? सारफेसी से कितना अलग है? ये पूरी तरह से अलग है। आईबीसी में जब कोई कंपनी दिवालिया होती है तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को नियुक्त किया जाता है, जो मैनेजमेंट संभालता है। हाँ, जो कंपनी का मैनेजमेंट अपने हाथ में ले लेता है। उसका काम कंपनी को नीलाम करना नहीं बल्कि एक समाधान योजना बनाना होता है। समाधान योजना मतलब? हो सकता है वो ब्याज दर कम करने का सुझाव दे, या लोन चुकाने की अवधि बढ़ाने का, या फिर कंपनी के लिए कोई नया निवेशक ढूंढ लाए जो उसमें नई जान फूंक सके। और इस योजना को कौन मंजूरी देता है? इसके लिए कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनती है, जिसमें मुख्य रूप से वो सभी बैंक और वित्तीय संस्थान होते हैं जिन्होंने कंपनी को लोन दिया है। अच्छा। हर किसी की वोटिंग पावर इस बात पर निर्भर करती है कि उसका कितना पैसा फंसा है। अगर 66% वोट से समाधान योजना पास हो जाती है तो उसे लागू कर दिया जाता है। और अगर पास नहीं हुई तब आखिरी विकल्प के तौर पर कंपनी की संपत्ति को नीलाम किया जाता है। तो इसके नतीजे कैसे रहे हैं? क्या ये सिस्टम काम कर रहा है? सूत्रों के मुताबिक 2024 के बजट में बताया गया कि आईबीसी के जरिए 3.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की वसूली हुई है। हाँ, ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। ये आंकड़ा सुनने में तो बहुत बड़ा लगता है, लेकिन क्या हमारे पास ये जानकारी है कि ये असल में डूबे हुए पैसे का कितना हिस्सा है? मतलब अगर 10 लाख करोड़ डूबे थे तो ये करीब 33% रिकवरी हुई। क्या इसे एक बड़ी सफलता माना जाना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, रिकवरी रेट 100% कभी नहीं होता। पहले के सिस्टम में ये रिकवरी रेट 20-25% के आसपास था और उसमें समय भी बहुत ज्यादा लगता था। अच्छा। आईबीसी के तहत ये औसतन 30-35% के बीच रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये एक समय सीमा के अंदर हुआ है। तो हाँ, अभी भी सुधार की गुंजाइश है, लेकिन पुराने सिस्टम के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा कदम है। ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, क्या हर वो इंसान जो लोन नहीं चुका पाता वो गलत या बेईमान होता है? नहीं, और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कानून दो तरह के डिफॉल्टर में फर्क करता है, इंसॉल्वेंट डिफॉल्टर और विलफुल डिफॉल्टर। इसे किसी आसान उदाहरण से समझा सकते हैं? जरूर। इसे ऐसे समझिए, इंसॉल्वेंट डिफॉल्टर वो ड्राइवर है जिसकी गाड़ी का इंजन सच में खराब हो गया है और वो आगे नहीं बढ़ सकता। उसका इरादा गलत नहीं है, हालात खराब हैं। लेकिन विलफुल डिफॉल्टर वो है जिसकी गाड़ी एकदम ठीक है, टंकी में तेल भी है, पर वो गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी करके बगल वाले ढाबे पर चाय पी रहा है और कह रहा है कि गाड़ी खराब है। मतलब उसके पास पैसा है पर वो जानबूझकर नहीं दे रहा। बिल्कुल। तो आरबीआई कैसे पहचानता है कि कौन ढाबे पर चाय पी रहा है? आरबीआई ने इसकी साफ पहचान बताई है। जैसे अगर किसी ने फैक्ट्री लगाने के नाम पर लोन लिया और उस पैसे से विदेश में घर खरीद लिया, ओहो, या कंपनी के खाते से पैसा निकालकर अपनी निजी कंपनी में डाल दिया, जिसे साइफनिंग ऑफ फंड्स कहते हैं, या फिर जाली दस्तावेज दिखाएं, ये सब विलफुल डिफॉल्ट की निशानियां हैं। लेकिन यहीं पर 2023 में एक बड़ा विवादित नियम आया है ना जी, कि विलफुल डिफॉल्टर भी बैंकों से समझौता कर सकते हैं। ये तो सुनने में ही अजीब लगता है। मतलब जिसने जानबूझकर चोरी की, आप उसी से कह रहे हो कि चलो आधा माल वापस कर दो और मामला रफा दफा करो। इससे तो ईमानदारी से ईएमआई भरने वाले को लगेगा कि वो बेवकूफ है। बिल्कुल। और यही इस नियम की सबसे बड़ी आलोचना है। इसे अर्थशास्त्र की भाषा में मॉरल हैजर्ड कहते हैं, यानी आप गलत व्यवहार को अनजाने में बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर ऐसा नियम बनाया ही क्यों गया? अब सिक्के का दूसरा पहलू भी समझिए। बैंकों का तर्क बहुत व्यवहारिक है। उनके लिए एक जिद्दी विलफुल डिफॉल्टर से सालों तक कानूनी लड़ाई लड़ने में बहुत पैसा और समय खर्च होता है। और शायद अंत में कुछ मिले भी ना। सही, हो सकता है कि अंत में कुछ भी हाथ ना लगे। उससे बेहतर है कि आज एक समझौता करके अगर 70% या 80% पैसा भी वापस आ रहा है तो उस बुरे सपने को खत्म किया जाए और उस पैसे को किसी नए प्रोजेक्ट में लगाया जाए। बिल्कुल, किसी नए अच्छे प्रोजेक्ट में लोन देकर देश की अर्थव्यवस्था में लगाया जाए। ये वाकई एक मुश्किल फैसला है, नैतिकता और व्यावहारिकता के बीच। अच्छा, ये सब तो समस्या होने के बाद के उपाय हैं। क्या कोई ऐसा सिस्टम है जो बैंकों को इतना मजबूत बनाए कि वो ऐसे झटके झेल सके? मतलब रोकथाम का कोई तरीका? हाँ बिल्कुल, यहीं पर आते हैं बेसल 3 नॉर्म्स। बेसल, ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है जी, जहां दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स की एक समिति है जो बैंकों की सेहत के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक तय करती है।
बेसल 3 को आप बैंकों के लिए एक तरह का फिटनेस टेस्ट समझ सकते हैं। और इस फिटनेस टेस्ट का सबसे जरूरी हिस्सा क्या है? मैंने CRAR जैसा कुछ सुना है। CRAR यानी कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट्स रेशियो। ये सुनने में टेक्निकल लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। बताइए। ये नियम कहता है कि बैंक जितना ज्यादा जोखिम भरा लोन देगा, उसे उसके बदले उतनी ही ज्यादा पूंजी अलग सुरक्षित रखनी होगी। एक सिक्योर्ड होम लोन कम जोखिम वाला है, तो उसके लिए कम पूंजी रखनी पड़ेगी। लेकिन एक अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन ज्यादा जोखिम वाला है, तो बैंक को उसके लिए ज्यादा पूंजी अलग रखनी पड़ेगी। तो इसका असली असर पर्दे के पीछे होता है। जब RBI किसी लोन कैटेगरी पे रिस्क बढ़ाता है, तो वो बैंकों को धीरे से कह रहा होता है, इस तरफ लोन देना अब तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा, जरा संभल कर। आपने एकदम सही समझा। ये बिना कोई नियम तोड़े बाजार की दिशा बदलने का एक स्मार्ट तरीका है। बिल्कुल, और इसका ताजा उदाहरण हमने 2023 में ही देखा। RBI ने पाया कि पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड पर लोन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे, जो एक खतरे की घंटी थी। अच्छा। तो RBI ने तुरंत इन लोन्स पर रिस्क वेट बढ़ा दिया। इसका असर ये हुआ कि बैंकों के लिए ऐसे लोन देना थोड़ा महंगा हो गया, और उन्होंने खुद ही रफ्तार धीमी कर दी। ये सिस्टम को ज्यादा गर्म होने से बचाने का RBI का तरीका है। बिल्कुल ठीक है। तो बेसल नॉर्म्स एक तरह का टीका या वैक्सीन हो गया, लेकिन जो नुकसान पहले ही हो चुका है, उन पुराने बड़े बड़े NPA का क्या, जो बैंकों की बैलेंस शीट पर सालों से बोझ बने हुए हैं? क्या उनके लिए कोई क्लीन अप क्रू है? क्या बात है, बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर बैड बैंक का आइडिया आता है। बैड बैंक? नाम तो बड़ा अजीब है। भारत में इसे NARCL और IDRCL नाम की दो संस्थाओं के रूप में बनाया गया है। इसका मॉडल बहुत सीधा है। कैसे काम करता ये? मान लीजिए किसी बैंक का 500 करोड़ का एक बड़ा लोन कई सालों से फंसा हुआ है। वो NPA बैंक की बैलेंस शीट को बदसूरत बना रहा है। यहाँ पर NARCL, जो कि एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो उस बैंक के पास जाएगी और कहेगी कि ये 500 करोड़ का बैड लोन हमें दे दो। तो क्या NARCL बैंक को पूरे 500 करोड़ रुपए कैश दे देगी? नहीं, यही इसकी खासियत है। NARCL उस लोन के बदले में 15% यानी 75 करोड़ रुपए तुरंत नकद देगी। और बाकी का? बाकी 85% यानी 425 करोड़ के लिए वो सिक्योरिटी रसीदें जारी करेगी, जिन पर सरकार की गारंटी होती है। अच्छा, तो इससे बैंक को दोहरा फायदा होता है? जी, उसकी बैलेंस शीट एक झटके में साफ हो जाती है और उसे 75 करोड़ कैश भी मिल जाता है। अब वो वसूली के झंझट से मुक्त होकर अपने असली काम यानी नए लोन देने पर ध्यान लगा सकता है। और उस 500 करोड़ के बैड लोन का क्या होता है? उसे कौन वसूलता है? तो काम दूसरी कंपनी IDRCL का है। वो एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। उसके एक्सपर्ट्स उस लोन से जुड़ी संपत्ति, मान लीजिए कोई बंद पड़ी फैक्ट्री है, उसे चलाने की या बेचने की कोशिश करेंगे। और उससे जो पैसा आएगा? उससे जो भी पैसा वसूल होगा, वो उन सिक्योरिटी रसीदों के धारकों को चुकाया जाएगा। ये एक तरह से बैंकिंग सिस्टम की बड़ी सर्जरी करने जैसा है। तो आज हमने बैंकिंग की दुनिया के एक बहुत ही उलझे हुए लेकिन जरूरी पहलू को समझा। हमने NPA की समस्या की जड़ यानी ट्विन बैलेंस शीट सिंड्रोम से लेकर उसके इलाज के लिए बने हथौड़े जैसे सारफेसी और IBC जैसे ICU को देखा। और फिर बैंकों के फिटनेस टेस्ट यानी बेसल नॉर्म्स और सिस्टम के क्लीन अप क्रू यानी बैड बैंक तक का सफर तय किया। हमने समस्या और उसके समाधान के लिए बने सिस्टम पर बात की, लेकिन शायद भविष्य का सबसे बड़ा बदलाव तकनीक से आने वाला है। तकनीक से? कैसे? हमारे स्रोत बताते हैं कि सरकार नेशनल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रजिस्ट्री यानी NFIR और पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म फॉर फ्रिक्शनलेस क्रेडिट जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही है। तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाता हूं। सोचिए, जब किसी भी उधार लेने वाले की 360 डिग्री वित्तीय जानकारी, उसके सारे लोन, उसकी कमाई, उसके खर्चे, सब कुछ एक क्लिक पर उपलब्ध होगा, तो क्या बैड लोन की समस्या अपनी जड़ से ही खत्म या बहुत कम हो जाएगी? और अगर ऐसा होता है? हाँ, अगर ऐसा होता है तो क्या इससे आम आदमी के लिए लोन लेना ज्यादा आसान और लोकतांत्रिक बनेगा, या ये एक नए तरह की वित्तीय निगरानी का दौर शुरू करेगा जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते?